12 दौर की जो वार्ता हुई उसमें 1 दर्जन से भी ज़्यादा संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई और पूरे देश में ये संदेश गया कि जो गंगा जल की तरह पवित्र कानून था, इसमें 1 दर्जन संशोधन करने को जब आप स्वयं तैयार हैं, आप 1.5 साल के लिए इसको होल्ड करने को तैयार हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई आपको क्या ये कानून इस काबिल नहीं है कि देश में इनको लागू किया जाए, तो इससे पूरे देश का किसान समझ गया, देश का आम आदमी समझ गया कि ये कानून ठीक नहीं है और ये आंदोलन की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानूं। दूसरी बात एक ये है, हमें पहले समझाना पड़ता था, लोग पूछते थे क्या कमी है, तो जब सरकार ने प्रयास किया, घोषणा की कि हम गांव-गांव जाकर के इनके फ़ायदे गिनवाएंगे, हालांकि जैसे वादे वो करते हैं उसी तरह से एक वादा ये भी था, वो गांव-गांव नहीं गए, लेकिन उनके इन प्रयासों से लोगों ने जिज्ञासा जागी कि हम ही जानने का प्रयास करें, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने भी बताया, तो पूरा देश जान गया कि इन कानूनों में कहाँ कहाँ कमी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में कहा, सदन में कहा, क्या काला है हमको बताया जाए, तो फिर देश को बताया गया, सरकार को बताया गया कि जब आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि 1 दर्जन चीज़ें इसमें कमी है तो यही काला है इसका, ये पूरे कानून काले हैं, इनको बदलना पड़ेगा, MSP पे कानून लाना पड़ेगा। आज पूरा देश का किसान और हर ज़रूरतमंद जो किसी विचारधारा से विशेष से प्रभावित नहीं है, वो इस आंदोलन के पक्ष में है। घर में बैठा है, खेत में काम कर रहा, आंदोलन में आ रहा, बाज़ार में जा रहा, या मजदूरी कर रहा कर्मचारी है, या और ऐसे लोग हैं जो बेचारे अन्न पैदा नहीं करते हैं, कहीं से खरीद के खाते हैं, वो समझ गए कि ये खाना तिजोरियों में बंद हो जाएगा और वो इस आंदोलन को सपोर्ट करने पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक ये रही कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, आतंकवादी हो जाना, खालिस्तानी हो जाना, कनाडाई, पाकिस्तान, जाने कितने आरोप लगाए गए, तो इतने लंबे आंदोलन के बाद ये सिद्ध हो गया कि देश की 130 करोड़ जिम्मेदार जनता ने सरकार के सारे आरोप खारिज करके आंदोलन को शक्ति दी और उन्हीं सब लोगों की ताकत की बदौलत आंदोलन मजबूती से आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर शांतिपूर्वक आंदोलन जारी है। लेकिन सर, पहले दिन से जो मांग आपकी थी वो आज भी आपकी वही मांग है। सरकार जो पहले दिन से कह रही है, सरकार भी वही कह रही है, आज भी कह रही है, कल भी कृषि मंत्री जी का बयान आया, मामला तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो लटका पड़ा असल बीच में। सही कह रहे हो आप। प्रथम दृष्टया तो देखा जाए तो लगता है कि जैसे मामला लटका हुआ है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो भाषा शुरू से थी वो भाषा इनकी बदली, संशोधन पर गए। होल्ड पे जाने का मतलब ही ये है, जैसे हम कहें कि हम कोई कदम उठा रहे और उसका विरोध हो जाए, हम कहें नहीं हम नहीं उठाएंगे, तो इसके माने हमने स्वीकार कर लिया कि हम गलत थे, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम गलत थे। अब ये केवल कुछ शर्म कर रहे हैं कि हम बराबर कहते रहे कि हम वापस नहीं लेंगे, अब कैसे वापस लें, शर्म में फंसे हैं, कुछ लाज लग रही है, कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, तो कह जरूर रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन ये देश की जनता और हिंदुस्तान का किसान चाहता है कि ये कमज़ोर कानून वापस हों और MSP पे कानून बने, तभी बात बनेगी। लेकिन सर 1.5 साल तो अभी कुछ नहीं होने वाला, ये तो आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए होल्ड पर डाल रखा है। अभी ना सरकार इसमें कुछ कर सकती है ना कोर्ट कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल। इनके जो रिजल्ट हैं, कानून लागू होने के रिजल्ट तो कानून लागू होने के पहले ही आ गए थे। कानून लागू होने से पहले इनके बड़े बड़े गोडाउन बनना शुरू हो गए, उन गोडाउनों तक रेलवे लाइन डाल दी गई, तो इनके साइड इफ़ेक्ट तो शुरू लागू होने के पहले ही आ गए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो एक देश को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, लेकिन इस कानून के भय से, इस कानून के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कई सारी मंडियां बंद हो गई हैं, कई जगह फसलें निचले दामों पर बिक रही हैं। आज गेहूं की खरीद बंद है, गेहूं की खरीद बंद है। सरकार ने अपने वादे से पहले गेहूं की खरीद बंद कर दी और 16-16.5 रुपये बिक रहा है। ये 16.5 रुपये का भाव किसान को मिल रहा, तो सरकार कह रही कि हम 1875 का भाव देंगे, तो बीच का डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये 16.5 रुपये का गेहूं का इस टैक्स से बिकेगा कि ये सस्ता खरीदा गया इसलिए सस्ता बेचा जाएगा, ये भी उसी महंगाई में जुड़ेगा जाकर के जिस महंगाई में अन्य गेहूं जुड़ने वाला है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कई मंडियां बंद हो गई, कई व्यापारी बर्बाद हो गए। तो ये कानून अभी कहीं किसी प्रकार से नहीं रुके हैं, ये कानून अघोषित रूप से लागू हो चुके हैं, इसीलिए इन कानूनों को अधिकृत रूप से संसद से पास होकर के कानून बने MSP पर, और संसद इन कानूनों को रद्द करे और नए कानूनों की मजबूत कानूनी की प्रक्रिया के लिए किसानों से बातचीत करके इसका एक प्रक्रिया शुरू की। आपको नहीं लगता जादौन जी कि अगर MSP खरीद की गारंटी जो आप मांग कर रहे हैं MSP पे कानून मिले, अगर वो मिल जाते तो इन तीनों कानूनों कोई मायने नहीं बचेंगे? ठीक है, 3 कानूनों के असर पड़ेगा। ये बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों से, जैसे होल्ड सामान को स्टॉक लिमिट से तो बड़ा असर पड़ेगा, गरीबों पर असर पड़ेगा। किसान तो पैदा करता है, कम से कम अपने खाने भर का जुगाड़ करके घर में रखता तभी बेचता है,
हमारा जो मजदूर भाई है, जो पर डे कमा के खाता है, जो हफ्ते में कमा के खाता है, वो तो बर्बाद हो जाएगा जब गोडाउन में बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जब खेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट में बीज दिया जाएगा, अच्छा उन्नतशील बीज दिया जाएगा, एक रेट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और उस रेट के बाद जब हम जैसे कि अभी इसमें पंजाब में हुआ था, आलू दिया गया, किसान ने पैदा करके दिया, और जब खरीदने वाली बात आई तो उन्होंने ग्रेडिंग मशीन लगा दी, 30% कहा हमारे काबिल, 70% रिजेक्ट। तो 70% तो किसान मर ही जाएगा। और फिर कहा कि इस तरह के विवाद जो होंगे उनको आप कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये अंतिम हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं जो एमएसपी के बाद भी रहेंगे। अब एमएसपी पे एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आपके माध्यम से अगर हमें समय दें तो मैं कह लूँ। कहा जाता है कि 1.5 लाख करोड़ का इस पर सरकार पे वजन पड़ने वाला है। भाई जो आप खरीद रहे हैं वो आप अभी वजन बहन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 365 दिन कोई खरीदे, उसको तो व्यापारी खरीदेगा ना भाई। व्यापारी खरीदेगा तो व्यापारी पे लौट जाएगा। अब जब व्यापारी पे लौट जाएगा तब क्या होगा? तो व्यापारी जो सस्ते में खरीद रहा है उसने उपभोक्ता को रिबेट नहीं दी, उसने भी 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से लागत लगा करके मार्केट में उतारा। कहीं मार्केट में ऐसा आटा मिला हो कि 1975 के रेट का गेहूं का आटा ये है और 1650 और 1500 रुपये के रेट का आटा ये है, तो वो एक ही रेट पे बेचेंगे तो लोड तो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन जादव जी, सरकार की बातों से ऐसे लगता है कि किसान जो परंपरागत खेती कर रहा है ना, अब उससे थोड़ा छुटकारा पाया जाए, कि नई खेती करे। सरकार ये भी चाहती है आप लोगों से। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सरकार इसमें प्रयासरत हो, हमको नई खेती, आधुनिक खेती की तरफ ले जाए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाए। अभी पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी कि ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। भाई ऑर्गेनिक खेती करने को प्रावधान किया गया, ऑर्गेनिक खेती में जो हम उत्पादन करेंगे उसको खरीदेगा कौन? ऑर्गेनिक उत्पाद जितने मात्रा में पैदा हो उतने मात्रा में खरीद हो। अब ऑर्गेनिक उत्पाद को कहा जाता है किसान पैदा करे और उनकी फिर पैकिंग करके फिर मार्केट में बेचने जाए। हमें 365 दिन खेती के काम में ही फुर्सत नहीं मिलती है, हम कहाँ ब्रांडिंग करते घूमेंगे। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदारी उठाए कि अगर किसान ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहा है तो उसकी सरकार खरीदे और अपने स्तर से उसको बेचे। जब सरकार खरीद के बेचेगी तो बिचौलिया बीच में ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा पाएगा। रेट तब बढ़ता है जब 3 पैसे प्रति किलो प्याज नासिक के खेतों से खरीदा जाता है और दिल्ली आते आते 200 रुपये किलो बिक जाता है, तो 3 पैसे और 200 रुपये किलो के बीच का अंतर जो दलाल खा रहा है वो सरकार अगर अपने स्तर से करेगी तो वो दलाल बीच में नहीं आ पाएगा। हमें इस बारे में सरकार का हम चाहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो। सरकार हमें प्राइवेट लोगों के ऊपर ना छोड़े, संविधान के जो बना है उसके अनुसार खेती को भी प्रावधान में लाया जाए। अच्छे अच्छे बीज सरकार दे, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए, हम अच्छी से अच्छी खेती करके देंगे। वो अच्छी खेती करके हमने दी। जब 43 करोड़ जनसंख्या थी देश की, तब देश भूखों मरता था, विदेशों से खाद्यान्न आता था। आज लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है। हिंदुस्तान के किसान के पुरुषार्थ के दम है कि उसने इतना अन्न उत्पादन कर दिया कि आज कोई भूखों मरने की स्थिति में नहीं है। तो हमें कहना चाहते हैं कि सरकार हमें प्रोत्साहन दे, हम बेहतर से बेहतर खेती करेंगे। हमें उन लोगों से प्रोत्साहन ना दिलाए जो भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएंगे। हमें ऐसे लोगों से बचाए। यह कृषि प्रधान देश, उद्योगपतियों के रास्ते से चल के खेती का तरक्की नहीं होगी। सरकार क्यों पीछे हटना चाहती? सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं करना चाहती? एग्रीकल्चर मंत्रालय अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहा? हम चाहते हैं कि सरकार आए, सरकारी प्रावधानों से संविधान के अनुसार खेती को भी लाया जाए। सर, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, कुछ लोगों को आपसे दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि हम 7 महीने से योगदान दे रहे हैं इस आंदोलन में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप यहाँ से खाली करिए या आप यहाँ से मत जाइए। जैसे कल ही का मामला, जो सावित्रीबाई फुले पाठशाला चल रही थी, आप लोगों ने कहा कि आप इसे बंद कर दीजिए। क्या कारण है, क्यों आपको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं? हमने पता किया इस मामले में, तो हमारी जो बहन वो ज़्यादा सोच गई। अभी आप लोगों ने भी देखा, कोरोना काल में लगभग बच्चे बंद थे, आना बंद था। ये 7 महीने से चल रहा। हम लोगों ने प्रोत्साहन दे के चलवाया, समय समय पे इनके विद्यालय गए, इन्होंने कोई इवेंट किया तो टिकैत साहब स्वयं गए, इनको प्रोत्साहन दिया, सब कुछ किया। एक भी बार इन बहनों ने उन प्रोत्साहन की बात नहीं कही। कहना चाहिए हमारा मंतव्य है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो आप भी स्वीकार करते हैं ना। तो देश में जब तीसरी लहर आने वाली है और सरकार ये कह रही है कि बच्चों पे आने वाली है, तो हमें अगर अब तैयारी नहीं करेंगे तो हमें ये फिर कहा जाएगा हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई छोटी सी छोटी घटना हो जाती, पूरा देश पूछता आंदोलनकारियों से कि आपकी जिम्मेदारी थी। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी के निर्वहन से निवेदन किया गया था कि कुछ दिनों के लिए इनको रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया। हम अपनी बहनों से कहना चाहते गलतफहमी में न रहें, कैसे कोई मंशा नहीं है। हमारे जितने भी दलित महापुरुष हैं, आप लोग खुद कवर करते रहे, मीडिया कवरेज करती रही। इस आंदोलन ने सारे जातियों के, सारे धर्मों के, सारे समुदायों के जो कुव्यवस्था थी उसका खात्मा किया है। सारी चीज़ों को तोड़ करके सौहार्दपूर्ण माहौल में काम हुआ है। कोई भी देश का प्राणी
किसी गलत प्रचार प्रसार के भ्रम में ना जाए। हम लोगों का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है कि जो हम किसी प्रकार से किसी को रोकें। अब इतना ज़रूर है कि हम आंदोलन स्थल पर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम सही सजेशन देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, तो लोग हमारा सहयोग करते हैं और हमें भरोसा है कि ये सारे लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। वो चंदा उगा रहे थे, इस वजह से उनको हटाया गया है। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जो चंदा उगाने वाली बात आई हो। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है और पूजनीय सावित्री व फुले के नाम से चल रहा था, हमें गर्व था उसकी बात का। हमें ऐसा कोई शिकायत नहीं, ना चंदे की शिकायत है, ना किसी प्रकार के कोई और दुष्प्रचार की शिकायत है, बिल्कुल शिकायत नहीं है। वो बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियाँ ये हैं। नहीं, टिकैत साहब तो दलित नेताओं से मिलने उनके घर भी जा रहे हैं। क्यों नहीं? दलित इंसान नहीं है, दलित किसान नहीं है, दलित इस देश का नागरिक नहीं है, दलितों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, दलित को अधिकार नहीं कि उसको भरपेट भोजन मिले, दलित को अधिकार नहीं उसको शानदार से शानदार शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले। क्यों नहीं है? संविधान जब हमको ये सिखा के गया है और दिया जा रहा है, मिलना चाहिए। और जो लोग इसको रोकने का काम करेंगे, जो सरकारें रोकने का काम करेंगे, उसको हम सारे किसान उसका विरोध करने का काम करेंगे। आपको कोई ऐसी मंशा नहीं थी? कतई नहीं, 1000 कोस तक नहीं, कतई नहीं। संदेह दूर करें लोग, भ्रम की स्थिति से निकलें और सच्चाई के मार्ग पर आएँ।